वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। दुष्यंत कुमार का ये जो शेर है ये आज यूपी की राजनीति में बड़ा प्रासंगिक हो उठा है और मैं इस शेर का जिक्र कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी के संदर्भ में। आम आदमी पार्टी का यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आना और इस बात को मान लेना कि पत्थर पिघल नहीं सकता कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर क्या करेगी, ये तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो यहाँ के जो प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं, जो यहाँ पर लगातार इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं, वो इस बात पर आमादा हैं कि मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, कि आवाज़ में असर आएगा तो कितना असर आता है और इस असर के रिएक्शन क्या होते हैं। बहुत सारे दिलचस्प सवाल हमारे साथ हैं और बात करने के लिए संजय सिंह हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, यूपी के इंचार्ज हैं। संजय भाई, पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि ये अकेले लड़ना ये बाई चॉइस है या एक्सीडेंट है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। उत्तर प्रदेश में पिछले 1.5-2 वर्षों में जितने भी सरकार के खिलाफ मुद्दे थे उसको उठाने का काम, उन मुद्दों पर संघर्ष करने का काम, मुकदमे लिखवाने का काम, जेल जाने का, ये सारा कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और हम सब लोगों ने किया है। और एक मजबूत संगठन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी ने तैयार किया। कितने मुकदमे हो चुके हैं आपके ऊपर? एक बार मुकदमों का आपने जिक्र किया, मैं पूछ ही लूं। तो 21 मुकदमे आदित्यनाथ जी ने मेरे ऊपर किया है। संजय सिंह पर 21 मुकदमे हो चुके, ये भी एक रिकॉर्ड है। एकदम पूरी हिस्ट्री सीट उन्होंने तैयार कर दी है। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर लगाया, इसी घर में जहां मैं हूं इस वक्त, यहाँ पे पुलिस का छापा डलवाया। मेरी पत्नी यहाँ घर पे थी, मैं 150 पुलिस वालों के साथ घेर लिया गया सीतापुर में और मुझे ले जाके गेस्ट हाउस में रोका गया जब नृपेंद्र मिश्रा 3 बार के लोकप्रिय विधायक की हत्या हुई थी। ऐसी तमाम घटनाएं, हाथरस कांड में गया, वहाँ मेरे ऊपर हमला हुआ। तो जब मैंने राम मंदिर में ज़मीन खरीद के घोटाले के मामले को उठाया तो उस वक्त मेरे पास तमाम फ़ोन आए और मुझे धमकियां दी गई। किसी ने कहा पेट्रोल डाल के जिंदा जला दूंगा, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ। तो इस प्रकार के दौर से मैं गुजरा हूं। क्योंकि आपकी बातों से ही मैं पॉइंट चुन लेता हूं, इसलिए आपको बीच में मुझे टोकना पड़ रहा है कि आपने राम मंदिर का जिक्र किया। ये मुझे याद है, मुद्दा आपने उठाया, उसके बाद सबने उठाया, ये एक बड़ा चर्चित मुद्दा बन गया। अब आप बताइए, अगर आपके उठाए मुद्दों को समाजवादी पार्टी बाकायदा उसको उठाती, यूपी की जो सबसे बड़ी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, और आप मिले भी अखिलेश यादव से, तो बात फिर क्यों नहीं बनी? मुद्दा आपका, समाजवादी पार्टी उसको सपोर्ट कर रही है, सहारा दे रही है, आपके कई मुद्दों को उन्होंने सपोर्ट किया, आपकी उनकी बड़ी ही मीठी मुलाकातों की तस्वीरें भी सामने आई, ये बात बनी क्यों नहीं संजय भाई? ये मामला अभी तक अनसुलझा है। देखिए, मुझे लगता है कि 403 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी का आज की तारीख में संगठन है। हम उन सीटों पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जिला पंचायत के चुनाव में हमारी परीक्षा हो गई। 83 सीटें वहां जिला पंचायत के सदस्य के रूप में हम जीत के आए, सैकड़ों ग्राम प्रधान बीडीसी जीत के आए, 40 लाख हमें वोट मिला। समाजवादी पार्टी से हमने पहले भी कहा था, आज भी दोहरा रहा हूं कि गठबंधन की दिशा में कुछ बात आगे बढ़ती तो जरूर आप लोगों को जानकारी देते। उस दिशा में कोई बात आगे बढ़ी नहीं। वही समझना है कि क्यों नहीं बढ़ी आगे। आप देखिए, आपकी मुलाकातें हुई, वो तस्वीरें सामने आई। और संजय भाई, आप तो ऑनेस्टली बात हम कर सकते हैं, ये सब मुलाकातें चाय के लिए नहीं होती हैं कि संजय सिंह चाय पीने के लिए। मैंने तो बताया था आपको, मैंने तो इस चीज को कहा था कि भाई गठबंधन की दिशा में कोई बातचीत होगी, आगे बढ़ेगी तो आपको बताएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, एक अपना सिद्धांत है जीवन का, कि अगर कोई बातचीत बन जाए राजनीति में तो उसको सार्वजनिक रूप से कहना चाहिए, बोलना चाहिए। और बाकी बातचीत की अपनी एक मर्यादा होती है, क्या बात हुई, क्यों बात नहीं बनी, क्या, तो वो उन चक्करों में या उन बातों में। अखिलेश यादव एकोमोडेट करने को आपको तैयार नहीं थे क्या? उन्होंने बहुत लोगों को एकोमोडेट किया, आपको एकोमोडेट नहीं किया। देखिए फिर वही बात आ गई कि मैंने आपसे कहा कि अगर कोई तस्वीर सामने आती तो आपको जरूर हम उन सारी बातों के बारे में। बिल्कुल, आप मुझे बताते हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि तस्वीर सामने आई क्यों नहीं, यही तो सवाल है कि मामला फंसा कहां। अपने ढंग से राजनीति में लोग फैसला लेते हैं, सोचते हैं, उसकी कोई कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। आप जिस लक्ष्य की ओर लगे हैं उसकी ओर बढ़ते रहना चाहिए। और आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने मुद्दों को लेके आई है। हम 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात कह रहे हैं, 1,000 रुपये प्रतिमाह महिलाओं को देने की बात कह रहे हैं,
हम उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कह रहे हैं, हम बकाया बिजली का बिल माफ करने की बात कर रहे हैं। गारंटियां दी ये हैं तमाम आपने। गारंटी अरविंद केजरीवाल की गारंटी के तौर पे इसको समझ प्रचारित गया। कर रहे हैं। और एक्सपेंड कर दूं कि अखिलेश यादव का जो हमने देखा बाद में कि एकोमोडेशन की पावर तो ज़बरदस्त है। स्वयं प्रसाद मौर्य को एकोमोडेट कर लिया उन्होंने दारा सिंह चौहान को एकोमोडेट कर लिया, धर्म सिंह सैनी को एकोमोडेट कर लिया, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को पहले ही कर लिया था। महान दल, अब बताइए आप, क्या महान दल जैसा दल आम आदमी पार्टी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्या आम आदमी पार्टी नहीं और महान दल वो साथ में वो जुड़ गया? फिर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी एक नई सोच, नई विचारधारा, नई उम्मीद लेकर उत्तर प्रदेश में आई है और हमारे एक भी एमएलए उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में निभाई। जल जीवन मिशन के हजारों करोड़ का घोटाला किसने खोला? किसने कस्तूरबा विद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार का मामला खोला? किसने कोरोना के घोटाले का मामला खोला? तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने एक प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका निभाई। वो अखबारों की सुर्खियां रही हैं, आपने जो भी घोटाले खोले हैं वो सुर्खियां रही हैं, वो हम सहमत हैं। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ में खरीदी गई, ये कौन खोलता है? इस बात से हमने खोला इस मैं सारे सहमत मामले। हूं और इसीलिए पूछ रहा हूं कि ये सब सुर्खियां लगातार बनती रही कि आप ये मुद्दा उठा रहे हैं, वो सुर्खी बन रही है। इसके बाद भी महान दल अखिलेश यादव के साथ में है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है ना? देखिए, अखिलेश यादव जी के साथ केशव देव मौर्य उनके साथ में है, संजय सिंह उनके साथ में क्यों नहीं? अरविंद केजरीवाल उनके साथ। मैं यही तो कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी के साथ कौन कौन है और किस वजह से है और किस लिए उन्होंने गठबंधन किया, इसका जवाब आप उनसे पूछिए तो ज्यादा बेहतर होगा। जो जवाब आपने मुझसे पूछा वो मैंने आपको बता दिया कि बातचीत किसी दिशा में अगर बढ़ती तो जरूर हम उसके बारे में आपको जानकारी देते। जब बातचीत किसी दिशा में आगे बढ़ी नहीं तो उन चीज़ों की चर्चा करने का कोई मकसद नहीं है, कोई अर्थ नहीं है और इसलिए आम आदमी पार्टी 403 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। कल हमने 150 लोगों की लिस्ट भी जारी कर दिया और आपने देखा होगा 8 PhD, 8 लिस्ट में आपसे अलग से सवाल करूंगा। हाँ, मैं, वो उस पर सवाल है मेरा। आपसे समझना ये है कि आपने ये ठीक कहा कि चलिए बात नहीं बढ़ी तो आपने कुछ बताया नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप पॉलिटिकल सिचुएशन यूपी की बाखूबी समझते हैं। संजय सिंह की बात क्यों करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान पहले किसी और पार्टी में थे, फिर आए बीजेपी में और फिर आगे समाजवादी पार्टी में। अखिलेश यादव का जो पूरा प्रॉस्पेक्ट है, आप कह रहे थे इससे पहले मेरे इंटरव्यू में आपने कहा था कि अखिलेश यादव के अंदर वो क्षमता है कि वो हरा सकते हैं बीजेपी को। अभी जो अखिलेश यादव का पूरा कोलिशन बन गया है माइनस आम आदमी पार्टी, जिसमें बीजेपी से छोड़ करके आए हुए बहुत सारे लोग हैं, क्या अभी भी आप इस बात पे कायम है कि इस सूरत में भी अखिलेश यादव बीजेपी को हरा सके? स्वामी प्रसाद मौर्य जी या दारा सिंह चौहान जी या जो भी नेता आज की तारीख में जा रहे हैं, सबसे बड़ा राजनीति में होता है क्रेडिबिलिटी का सवाल। आपने कहा कि दलितों पिछड़ों की उपेक्षा हुई भारतीय जनता पार्टी में, ये जानकारी अभिषेक जी 94 साल पुरानी है, ये कोई आज की जानकारी थोड़ी है। आरएसएस जो उनकी जिस कोख से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, उस आरएसएस ने 94 वर्षों में एक भी प्रमुख दलित और पिछड़ा आज तक नहीं बनाया। फिर आप उस दल में गए क्यों जो दलितों पिछड़ों की उपेक्षा वर्षों से करती आ रही है? तो 4 साल कहने की मैं पूरी बात कर लूं, 4 साल 11 महीने आप उस सरकार में मंत्री रहते हैं जिसके ऊपर आज नहीं वर्षों से दलितों पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप रहा है और उन्होंने किया है दलितों पिछड़ों की उपेक्षा। तो आप उस दल में थे क्यों? पहली बात। दूसरी बात, आप सामाजिक न्याय का आंदोलन चला रहे हैं समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए। आपकी स्वयं की बेटी संघप्रिय मित्रा जी वो सामाजिक न्याय का आंदोलन चला रही है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। तो कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ऐसी बातें करने से आप अपने समाज के अंदर विश्वसनीयता को खोते हैं। और दूसरी बात, अभिषेक जी हाथरस कांड पे क्यों नहीं बोले ये लोग? मैं गया था वहां पे, हमला हुआ मेरे ऊपर। सवर्णों के आरक्षण के सवाल पे रिकॉर्ड उठा के देखिए पार्लियामेंट के अंदर, मैंने कहा दलितों पिछड़ों का हक नहीं मारा जाना चाहिए और ये नागपुर से बन के ये बिल आया हुआ है। कहां बोले ये लोग? आप मुझे जरा बताइए, संजीत यादव का अपहरण हुआ, हत्या हुई, क्यों नहीं बोले ये लोग? क्यों नहीं बोले जयप्रकाश पाल की हत्या हुई बलिया में सरकार के सामने? क्यों नहीं बोले विष्णु निषाद की हत्या के मामले में, अरुण वाल्मीकि की हत्या के मामले में? तो दलितों पिछड़ों के ऊपर अन्याय और अत्याचारों, पिछड़ा वर्ग शिक्षक भर्ती में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का घोटाला हुआ,
कौन बोला पार्लियामेंट के अंदर? मैंने वो सवाल उठाया। इसलिए 5 साल अगर आप खामोश रहेंगे दलितों पिछड़ों के मुद्दे पे, और 1 महीने चुनाव के पहले ठीक आप कहेंगे कि साहब दलितों पिछड़ों की उपेक्षा हुई। अरे ये तो 94 साल पुरानी पार्टी है, 94 साल पुरानी इनका इतिहास है। इन्होंने तो दलितों पिछड़ों की वर्षों से उपेक्षा की। सवाल है कि अगर वो लोग अविश्वसनीय है और आपने क्लियर कह दिया कि इस तरह से अविश्वसनीय हो जाता है व्यक्ति। नहीं, मैं तो उदाहरण देके बता रहा हूँ, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो उदाहरण। आज क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिस संगठन ने हमेशा दलितों पिछड़ों की उपेक्षा की हो, भेदभाव किया हो, नफरत फैलाया हो, उस दल के अंदर वो बाबा साहब का मिशन पूरा करने गए थे? अभी इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का प्रयास किया, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल को चेंज करने का बिल पार्लियामेंट मेंबर इनका बीजेपी का लेके आया और हमने उसका विरोध किया। पर अखिलेश यादव ने इन लोगों बोले ये लोग को महामहिम राष्ट्रपति को भूमि पूजन में नहीं बुलाया गया, अपमानित किया गया, एक आवाज निकली इन नेताओं की। तो इसलिए कहीं ना कहीं जब आप कोई बात कहते हैं उसके पीछे आपका इतिहास भूगोल चेक किया जाता है। लेकिन देखिए संजय भाई, अब इन्हीं लोगों को अखिलेश यादव ने, मेरा सवाल समझिए आप, इन्हीं लोगों को वो सवाल आप अखिलेश यादव जी से पूछे ना, मैं उनसे पूछूंगा। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, मुझसे आपने जो पूछा तो मैंने अपने विचार बता दिए। ऐसे लोगों को अगर अखिलेश यादव ने साथ लिया है तो उसका इम्पैक्ट तो आप बता सकते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट आपको लगता है? देखिए, अब वो क्या इम्पैक्ट लगेगा वो जनता के बीच में जाने दीजिए। जनता अपने हिसाब से सोचेगी, विचार करेगी। इन मुद्दों पे चर्चा होने लगी है, बहुत सारे लोगों के फोन आए मुझे जब ये इस प्रकार की चर्चा है, और जिस प्रकार के कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनके ऊपर चर्चा हो रही है कि भाई फिर अगर उन्हीं लोगों के हाथ में फिर से राजनीति जानी है जिनका अपना एक काला इतिहास रहा है, ऐसे कैंडिडेट्स बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, रालोद, दूसरे दलों के लोग, तो कहीं ना कहीं लोग इन बातों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे सवाल पूछेंगे। ये भी एक फैक्टर है। तो अब जब दोनों ही लिस्ट एक तरह सामने आना शुरू हो गई है, मैं अभी आपकी लिस्ट पे अगला सवाल करने से पहले एक सवाल आपसे कर लूं कि आप अब मुझे बता दीजिए कि आपने अभी तक का यूपी का चुनाव जो खुल चुका है, अभी आपको मजबूत कौन दिख रहा है, समाजवादी पार्टी या बीजेपी? देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराने के लिए लोग मन बना चुके हैं। वोट किसको देंगे, परिणाम किसके हक में आएगा, फ्रैक्चर्ड मैंडेट आएगा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग दलों को लोग वरीयता देंगे, चुनेंगे, ये परिणाम आने के बाद पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि आदित्यनाथ जी की सरकार ने सभी वर्गों को निराश किया है। आदित्यनाथ जी की सरकार में चरम पर गुंडागर्दी बढ़ी है, फर्जी इनकाउंटर्स हुए हैं। प्रभात मिश्रा 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा जिसके विरुद्ध एक FIR नहीं था, उसको फर्जी इनकाउंटर में मार दिया। खुशी दुबे, शांति दुबे, रेखा अग्नोत्री, क्षमा दुबे जेल में सड़ रही हैं, उनके बच्चों तक को बंद कर दिया। तो एक ऐसे आप हमेशा बात करते हैं, आपकी यहाँ तो नहीं पर दिल्ली में आपकी सरकार है, तो क्या कभी आपके जहन में आया कि खुशी दुबे को आपकी और पार्टी को कानूनी मदद वगैरह आपको शायद पता नहीं है, उसकी कानूनी मदद में हम लोग लगे हुए हैं। आप लगे हुए हैं? बिल्कुल लगे हुए हैं, खुशी दुबे? हाँ बिल्कुल लगे हुए हैं, और हमारे पार्टी की ओर से लगे बिल्कुल लगे हुए हैं। दीपक बाजपेयी जी उनके संपर्क में हैं, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और उन परिवार के संपर्क में हैं, और लगातार उनकी माताजी से बात हुई है। और जब जब खुशी दुबे का मामला सामने आया, उनकी माताजी तो हमारे साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो जब जब उनका मामला आया है खुशी दुबे का, हमने इस मुद्दे को उठाया है। और मैं तो पूछना चाहता हूँ ना कि भाई 3 दिन की विवाहिता को आपने गैंगस्टर बना दिया, आप जेल में सड़ा रहे हैं, ये कौन सा न्याय है आपका? ये कौन सा आपका शासन चलाने का? अब आपकी लिस्ट ये बाबा जी जब मुसहर बस्तियों में जाते थे तो साबुन और तेल दे के पहले वहां के लोगों को नहलाया धुलाया जाता था कि बाबा जी आ रहे हैं, थोड़ा स्वच्छ रहिए। किस मानसिकता से काम करेंगे? अब आपकी लिस्ट अभी खिचड़ी की फोटो आई है कि हम दलित के, पहली बात तो ये एक बड़ा अपमान है। क्यों भाई 75 साल के बाद ये बताने की आपको जरूरत पड़ रही है कि हम दलित के घर खाना खाते हैं? नहीं, पर क्यों बताने की जरूरत आप इतने हमले कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल वही है ना कि आपकी पार्टी आज की तारीख में ये माना जा रहा है कि एक भी सीट जीतने की स्थिति में है नहीं। वो देखिए, ये तो हम फिर अभिषेक जी 13 में भी यही मान रहे थे लोग, 13 में मान रहे थे ना, 15 में हमें खत्म बता रहे थे, तो 20 में पर्चे घर घर बांटना पड़ा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो भी परिणाम जनता देगी उत्तर प्रदेश की उसको स्वीकार करेंगे। राजनीति को एक दिन का भाई, आप एक चीज मुझे बताइए, जब हमने शुरू किया था 28 सीटें आई, दूसरी बार 67 आई, तीसरी बार 62 आई,
फिर पंजाब में हमारी 20 सीटें आई, प्रमुख विपक्षी दल बने। आज की तारीख में पंजाब में सरकार बनती हुई और दूसरे राज्यों में आम आदमी पार्टी के पक्ष में अच्छा माहौल है। सारी फ्री गारंटी आप लोग दे रहे हैं, ये चर्चा हो गई कि आम आदमी पार्टी यानी कि पूरा फ्री की सर्विस, ये एक नैरेटिव इस तरह का बनाया जा रहा है, ये कितना फिजिबल है? यूपी में अभिषेक जी, पहली चीज तो ये समझ लेना चाहिए कि कोई भी सरकार अपने खजाने से कुछ नहीं देती। नरेंद्र मोदी जी का निजी खजाना नहीं है, आदित्यनाथ जी का निजी खजाना नहीं है, आम आदमी पार्टी का कोई निजी खजाना नहीं है। ये जनता का पैसा है। जनता के पैसे को कैसे सदुपयोग करना चाहिए ये केजरीवाल जी ने करके दिखाया, आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया। अरविंद केजरीवाल जी ने फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य का सपना पूरा करके दिखाया। और क्या है लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है? यानी एक ऐसी सरकार हो जो जनता की मूलभूत सुविधाओं को या तो निःशुल्क दे या न्यूनतम दामों में दे। आज उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की आप कह रहे हैं नहीं साहब क्या है, मैं एक चीज ये बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी भी कह रही हम भी फ्री बिजली देंगे, और बाबा जी ने ठीक चुनाव के पहले 6 रुपए से 3 रुपए घटा दिया। क्यों कर दिया? नहीं क्यों कर दिया? वो तो लड़ाई में ओहो, मैं कह रहा हूं क्यों कर, आप तो शुरुआत किसने की? इस मुद्दे को लाया कौन उत्तर प्रदेश में? 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात किसने की? और भरोसा किस पे लोग करेंगे? समाजवादी पार्टी भी लंबे समय से सत्ता में रही, आदित्यनाथ जी भी लंबे समय से सत्ता में रहे और उनकी पार्टी सत्ता में रही, कांग्रेस बीएसपी भी सत्ता में रही, किसी ने 1 यूनिट भी बिजली माफ की? तो सपा ने आपकी गारंटी ले ली और आपको छोड़ दिया। ओहो, मैं कह रहा हूं फिर वो मुद्दा नहीं है। उस पे आप अखिलेश यादव जी से पूछिए। आप भी एक प्लेयर। मैंने आपने जीवन का एक सिद्धांत बता दिया, किसी से बातचीत में न्यूनतम ये मर्यादा होनी चाहिए कि अब हम उसकी कोई आके पोस्टमार्टम करें, उसकी चौराहे गिला शिकवा आपको अखिलेश यादव कोई गिला कुछ अंदर से कोई आहत हैं आप? कोई क्यों आहत होंगे? हम अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में मौर्य को ले लिया और आपको छोड़ दिया, ये आहत नहीं है आप इस बात से? अंदर कोई मतलब ही नहीं है, क्यों हम आहत होंगे? उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है जो आपने चीजें बताई अभी मुद्दे, और आपकी पार्टी क्रेडिबिलिटी पे लड़ रही है और आपको छोड़ दिया और उनको ले लिया। अच्छा, तो कोई सही चीज होगी उसका आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो उसका सही जवाब भी ना दूं आपको। बेटी भाजपा में रह के सामाजिक न्याय का आंदोलन लड़ करके भाजपा को जिताएगी और बाप जो है वो समाजवादी पार्टी में रह के सामाजिक न्याय का आंदोलन चलाएगा, ये बात नहीं कहनी चाहिए क्या? ये तो एक सीधा सा सवाल है ना। चंद्रशेखर, कोई स्वामी प्रसाद मौर्य जी से मेरा व्यक्तिगत झगड़ा थोड़ी है। एक सवाल आपसे चंद्रशेखर पे ले लूं मैं। चंद्रशेखर की भी बातचीत अभी आपकी तरह ही, उनकी भी बातचीत की प्रक्रिया चली और उसके बाद उनकी बातचीत हो नहीं पाई। उन्होंने कहा अखिलेश यादव दलित विरोधी हैं। क्या अभी आपकी 150 सीटें आपने घोषित की हैं, अभी आपकी बाकी हैं, तो क्या चंद्रशेखर के साथ कोई संपर्क आपके जहन में वो चेहरा है? कभी कुछ हो सकता है, संभावनाएं हैं? चंद्रशेखर के बारे में आप मेरी राय जानेंगे तो मैं ये जरूर कहूँगा कि उन्होंने दलितों के, शोषितों के मुद्दों को हमेशा, जब भी कोई उनके ऊपर अत्याचार अन्याय हुआ, उस आदमी ने आगे बढ़ के उसकी लड़ाई लड़ी, जेल गए, मुकदमे झेला, लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बाकी चुनावी गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है मेरी। लेकिन आप उनकी जो लड़ाई है उसको एक्नॉलेज करते हैं। अच्छी बात है ना। समाज के वंचित लोगों के लिए जो लोग मुद्दा उठाएंगे, लड़ेंगे, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। और जो 4 साल 11 महीने मंत्री रह के 1 महीने में उनको दलित पिछड़े याद आएंगे, वो भी बताना चाहिए। मौर्य जी को आप भूल नहीं पा रहे? नहीं, मैं कह रहा हूं ये भूलने का सवाल नहीं है। ये एक इन नेताओं पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ठाकुरवाद वाले सवाल को आप हमेशा उठाते हैं, आप हमेशा ठाकुरवाद पे सवाल उठाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, सबका साथ सबका विकास की बात करती है योगी सरकार, मोदी सरकार ये बात करती है। उन्होंने बीच में कई बार कहा कि हमने तो देखिए हर जात को ये प्राथमिकता दी, और आप हमेशा ठाकुरवाद का सवाल देखिए, मैंने जब राजनीति शुरू की, अभिषेक जी, बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे, मैंने डॉक्टर लोहिया को पढ़ा, डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को पढ़ा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पढ़ा, और मेरा ये दिल से मानना है कि समाज के वंचित शोषित लोगों को अगर आप मुख्य धारा में नहीं लाएंगे, आगे नहीं करेंगे, तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए मैंने हमेशा उसकी पैरोकारी की, और मेरा ये मानना है कि कोई व्यक्ति 0 किलोमीटर पे है, कोई 20 किलोमीटर आगे है, उनके बीच में प्रतियोगिता नहीं हो सकती। इसलिए विशेष अवसर का सिद्धांत, मैं आ रहा हूं उसी पे, विशेष अवसर का सिद्धांत समाज के पिछड़े, दलित, शोषित वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए, एक बात। और इस बात के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं कि आपको अगर सत्ता मिल जाए तो आप सिर्फ ब्राह्मणों के लिए करें, मुझे सत्ता मिल जाए तो मैं सिर्फ ठाकुरों के लिए करूं, किसी और को सत्ता मिल जाए तो सिर्फ यादवों के लिए करें, किसी और को, ये राजनीति खत्म होनी चाहिए।
इससे उत्तर प्रदेश का भला नहीं हुआ 75 वर्षों में। आदित्यनाथ जी ने, हाँ मैं बता तो रहा हूं आपको, आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में अपनी जाति से जुड़े हुए तमाम डीएम एसपी लगाए अधिकारी के तौर पे। वो लिस्ट मैंने सामने कर दी, उससे लोग नाराज हो जाते हैं। जो उनका एसटीएफ बना था उसको मैंने स्पेशल ठाकुर फोर्स कह दिया, उस पे लोग नाराज हो जाते हैं। ये सुन तो लीजिए आप, दौर में नहीं था ऐसा, तो गलत था ना, था ना। उसको सही कौन कहेगा? कोई भी, मैंने तो सारे उदाहरण दिए। मैं तो ये कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति 24 करोड़ का मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के अंदर, वो किसी जाति का, किसी धर्म का मुख्यमंत्री ना बने। और सबका साथ सबका विकास आप कह रहे हैं, तो 80-20 कैसे कर रहे हैं बाबा जी? मैं पूछना चाहता हूं, एक साल तक जो किसान सड़क पर बैठा रहा, 80 में था कि 20 में था? खुशी दुबे 80 में है कि 20 में है? प्रभात मिश्रा 80 में है कि 20 में है? हाथरस की वो गरीब बेटी 80 में है कि 20 में है? वो मोहित कुमार रिक्शे वाला जो पीट के मार दिया गया, वो अरुण वाल्मीकि सफाई कर्मी, वो 80 में था कि 20 में था? ये बेरोजगार नौजवान जो सड़कों पर पीटे जाते हैं, जिनको मां बहन की गालियां मिलती हैं, वो सुहागिन महिलाएं जो अपना सिर मुड़वा के प्रदर्शन करती हैं सरकार के खिलाफ, वो 80 में है कि 20 में है? आप चुनाव आएगा तो इस तरह के नकली नारे देते हैं, ये ठीक नहीं है। और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं, इसको सबको बोलना चाहिए, अपनी अपनी जाति के समझदार लोगों को आगे बढ़ के इसका विरोध करना चाहिए। कुछ डीएम लगा देने से ठाकुरों का भला हो जाएगा? कुछ एसपी लगा देने से ठाकुरों का भला हो जाएगा? अपना बेटा आईएएस हो जाए, उसकी शादी आप कीजिए ठाकुर की बेटी से बगैर दहेज के, अगर ठाकुरों का भला करना चाहते हैं आप। वो तो आप करते नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारे ठाकुरों ने गालियां दी, तमाम फोन आए धमकी भरे। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस प्रकार के जातिवाद दूसरी जातियों के मन में आपके प्रति नफरत भरते हैं। तो आपसे अंतिम सवाल है मेरा, नफरत भरते हैं। मेरा आपसे अंतिम सवाल है संजय भाई, कि बड़ा इस समय एक दूसरे को पकड़ने का दौर चल रहा है, इस पार्टी इसको उठा लो, उसको उठा लो। संजय सिंह के पास तो कहीं से कोई ऑफर नहीं आया इस बीच में? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? मैं आम आदमी पार्टी का एक समर्पित सिपाही हूं, कार्यकर्ता हूं, अपने जीवन का इतना वर्ष लगाया, दिन रात मेहनत की। तो मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफर देने वालों की बात कर रहा हूं। नहीं, आपको कुछ नहीं कहा कि उसका कोई मायने भी नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। ऑफर आ रहे हैं कि लोग चौंक जा रहे हैं, ये भी जा सकते हैं, कोई मतलब ही नहीं है सीजन में। हम लोग इस पार्टी को दिल से सींचने वाले लोग हैं, फाउंडर हैं इसके, स्थापना के दिनों से खून पसीना लगाने वाले लोग हैं। ये कौन सी बात है? आखिरी में आपसे एकदम आखिरी सवाल है, आपकी शुभकामनाएं किसको हैं यूपी में चुनाव जीतने के लिए? मतलब ये तो आप मानते होंगे ना कि आप सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आम आदमी को हमारी शुभकामनाएं हैं। उत्तर प्रदेश के आम आदमी को हमारी शुभकामनाएं हैं, और मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि इस बार जाति धर्म की राजनीति करने वालों को हराएं और उत्तर प्रदेश में मुद्दों की राजनीति, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी को जिताएं। किसी दल का नाम, आम आदमी पार्टी को जिताएं। कह तो रहा हूं, जिताएं ना। अच्छा एक चीज बताइए, जनता के हाथ में ही सब कुछ है। 5 दिन में अगर अन्ना के आंदोलन में पूरा देश खड़ा हो सकता है, तो 5 दिन में उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी हो सकती है। मैं तो अपील कर सकता हूं। तो मतलब मैं आम आदमी पार्टी के लिए अपील कर रहा हूं लोगों से, खत्म कर रहा हूं। मैं आम आदमी पार्टी के लिए हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, आइए साफ सुथरी राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी के साथ, गंदी राजनीति पे झाड़ू चढ़ाने के लिए। मैं इसी नोट पे इंटरव्यू खत्म कर रहा हूं कि संजय सिंह को कॉन्फिडेंस है कि आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है क्या? जनता के ऊपर कॉन्फिडेंस है, कि बना सकती है। जनता के ऊपर कॉन्फिडेंस है। जनता ने जब हमें कुछ नहीं गिना गया, उस वक्त हमें 28 सीटें दी, फिर 67 दी, फिर 62 दी, फिर 22 सीटें पंजाब में दी। जनता पे भरोसा है, जनता यहाँ बनवा देगी आपको। आप परिणाम देखिए, परिणाम का इंतजार कीजिए। संजय भाई बहुत शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।